हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल से। हम इस चीज़ को देखेंगे 1 से लेकर कक्षा 5 यानी प्राइमरी लेवल के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो आपने थ्योरी पढ़ रखी हो। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आपके अंदर और एक कॉन्फिडेंट भी आता है कि यस, मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है, मुझे ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपने अगर पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल किया है तो आपकी हेल्प होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है, पैटर्न पता चलता है कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। थर्ड चीज़ है, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट सही रहता है कि कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं और टाइम हमारा मैनेज हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और इसके लिए ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं मजाक तो बहुत कम ही करती हूँ और मजाक की बात है भी नहीं कि सीटेट अब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में कंपलसरी हो गया है। एंड मुझे लगातार यही चीज़ फील होती है कि जैसे जैसे कंपटीशन हाई हो रहा है, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर देती है। तो यहाँ पे देखो वैकेंसी आगे हमें अभी यूपी की सुपर टेट का तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि देखो शिक्षा मंत्री ही कह रहे हैं कि भाई शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। मतलब आप जहाँ ज़्यादा टीचर है वहां से उठा के जहाँ टीचर नहीं है वहां डाल दोगे। तो ये जो आप इतना डीएलएड बीएड करवा रहे हो तो किसके लिए करवा रहे हो, है ना? अगर मान लो ये सब हम लोग कोर्स कर रहे हैं, लगातार सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अदर स्टेट में जाने के लिए। तो कहने का मतलब यही चीज है ना कि आप सुपर टेट निकालने के बजाय आप इधर उधर मंडरा रहे हो, है ना, घूम रहे हो इधर उधर। यानी हमेशा यही क्यों होता है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, इतने सालों से बराबर ही चल रहे हैं, ना कोई रिटायर हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मतलब लगातार कैसे ऐसे हो सकता है? तो एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि आखिरकार ये गवर्नमेंट कर क्या रही है ना? तो फिर भी हम क्या क्या ही कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा होप कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए ताकि हम अप्लाई कर पाएँ। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल वैसे भी आधे बंद ही हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे संख्या कम होती है, यानी जहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे थे कानपुर वगैरह में जहाँ पे बंद भी कर दिया गया कि स्टूडेंट बहुत कम थे, जिसकी वजह से उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठेगा, फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि भाई जब टीचर ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट स्कूल में आके करेंगे क्या? वो भी कम होंगे, वो कम होंगे तो स्कूल चलेगा कैसे? तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे इस पे डिटेल में बात नहीं करते हैं। प्रॉब्लम काफी बड़ी है, उसका जो सोल्यूशन है इतना आसानी से हो नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा काम है पढ़ाई करना और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, वो आपको मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलेगा, डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, क्विजेस भी कर सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सीबीएसई कौन है? जो ये सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, अपने प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने के किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा कह रहा है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको सही लग रहा है इस प्रश्न के लिए? तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की बात करें
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। यानी अगर हम एक्टिव पार्टिसिपेट की बात करते हैं, अगर सक्रिय भागीदारिता की बात करें, तो बच्चे अगर सक्रिय रूप से एक्टिव होकर सीखते हैं तो काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। तो उनके क्या होता है, मानसिक बुद्धि का विकास होता है और बच्चे क्या करते हैं, आगे जाके उनका जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है। तो यहाँ देखो, जब सक्रिय वर्ड आ जाए ना तो वैसे भी ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि क्या करे कि ये हमारे क्वालिफाइंग में हमारी मदद करे। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो लेव वाइगोस्की महोदय जानते हैं मनोवैज्ञानिक है और सीटेट के काफ़ी फेवरेट भी हैं, क्योंकि सीटेट में वाइगोस्की से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बात तो क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और फोर्थ है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो यहाँ अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशल कल्चर थ्योरी। इन्होंने 3 चीज़ों में बहुत फोकस किया है। 3 चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है समाज, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, संस्कृति यानी कल्चर, सॉरी, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, आपकी भाषा। यानी ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें उन्होंने ध्यान दिया है। यानी बच्चा क्या करता है, इंटरैक्ट करके सीखता है, यानी एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से बच्चा ज़्यादा बेहतर सीखता है। वो मोर नॉलेजेबल अदर से हो सकता है, यानी आपसे कोई जानकार व्यक्ति से भी वो सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है। संस्कृति उसमें अहम रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में, और जो भाषा होती है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि भाषा क्या है, हम अपनी भावनाओं अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वो चाहे हम बोल के करें चाहे लिख के करें, है ना। तो भाषा क्या होती है, बच्चे को अपनी बात व्यक्त करने में मदद करती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मदद करती है। तो जो लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं, इन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया है। और याद रखिएगा, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है, कि जहां हम अपने से ज़्यादा जानकार जो इंसान है उससे सीख सकते हैं। ZPD की बात की है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात की है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है लेव वाइगोस्की से संबंधित। उस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग की बात किसने की है, लेव वाइगोस्की महोदय जी ने किया है। पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक और छात्र के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि होती है और इसका संचालन 4 विशेष गतिविधि में होता है, यानी 4 रणनीति होती है। कौन कौन सी अगर हम बात करें, संक्षिप्तीकरण, क्या होती है, संक्षिप्तीकरण। दूसरा क्या होता है, प्रश्न पूछना, यानी क्वेश्चंस करना, ठीक है। थर्ड क्या होता है, स्पष्ट करना, मतलब उस चीज को क्लियर करना। और फोर्थ क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना। ये आपका रेसिप्रोकल टीचिंग में आता है, यानी जब आपका पारस्परिक शिक्षण होता है, यानी छात्र और शिक्षक आपस में ही संवाद कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस, यानी शिक्षक और छात्र के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से हम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और हल खोजने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है।
तो पहली बात तो इतना जान लीजिए कि कोहलबार्ग की थ्योरी का नाम क्या है, नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो पहली बात तो थोड़ा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 यानी दंड परिवर्तन। और फोर्थ है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनियम। ठीक है, तो ये ले वाइगोस्की के 4 चरण हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक चरण यानी कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये जो 4 चरण है कानून और व्यवस्था, यहाँ कोलबर्ग के सिद्धांत की ये चौथी क्या कहते हैं अवस्था है, चौथी स्टेज है। इस स्थिति में क्या होता है, लोगों के जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें सामाजिक रूप से जो आदेश होते हैं, जो कानून होते हैं, जो न्याय और कर्तव्य, इन पर ये क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। तो बच्चे में ये 4 स्टेज में ये डेवलप हो जाता है कि भाई हमें कानून वगैरह तोड़ना नहीं चाहिए, जो कानून रूल्स वगैरह बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो इस वजह से उनका मतलब सोचना ये होता है कि हमें कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम कानून के रूल्स को तोड़ें। तो ये जो बच्चे के अंदर विकास होता है वो इस स्टेज में इस तरीके से बच्चे सोचते हैं। तो कोहलबर्ग की थ्योरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 में पूछा गया है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वर नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था अखड़पन या परिपक्वता। क्या विकसित कर रही है देविका? पहली बात तो अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्वायत्तता। तो यहाँ पे जो 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर किसकी भावना विकसित कर रही है, स्वायत्तता की भावना विकसित कर रही है। अब स्वायत्तता का अर्थ क्या है, स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वराज यानी स्वयं शासन। क्या है, स्वयं शासन। जब हम खुद से शासन करते हैं, खुद से रूल करते हैं, तो अतः क्या होता है इसमें, वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय की भावना विकसित कर रही है। यानी स्वशासन क्या होता है कि मैं स्वयं डिसीजन ले सकती हूँ, मैं स्वयं सोच सकती हूँ, मैं स्वयं वो चीज कर सकती हूँ। ये क्या होता है, स्वायत्तता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। और चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से पहली बात तो इलिमिनेट करना थोड़ा सा आप सीखिए, क्योंकि इलिमिनेट करने से हम आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव जो आपका एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आंसर सही होगा वो होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम ऑन देयर ओन।
यानी देखो, अगर बच्चे जो विद्यार्थी हैं अगर स्वयं से प्रॉब्लम का सलूशन खोजेंगे, स्वयं से प्रॉब्लम से डील करेंगे, तो वो अगर मान लो मुश्किल परिस्थिति आई, कठिन परिस्थिति आई, तो वो किसी के सहारे नहीं रहेंगे, है ना। देखो, डिपेंड रहना, किसी के सहारे रहने में बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर हम किसी पे डिपेंड हो रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम का सलूशन कोई और कर देगा, हमारी प्रॉब्लम से हमें बाहर कोई और निकालेगा, तो ये भरोसे में रहने लायक नहीं है। यानी अगर बच्चे में स्वयं से उस प्रॉब्लम से डील करने की एबिलिटी आ गई, उस प्रॉब्लम से लड़ने की एबिलिटी आ गई, तो वो कठिन परिस्थिति में भी उससे डील कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 2 ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा व बोधन से संबद्ध विकास है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलाघात, पठन कैवल्य, वाक संबंध रोग या भाषाघात, क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाषाघात। ठीक है, तो यहाँ पे भाषाघात से संबंध विकार है, यानी भाषाघात में क्या होता है, मस्तिष्क की एक ऐसी विकार होती है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने और बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने और प्रकट करने में क्या होता है, स्पष्टता नहीं होती है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जब भाषा, देखो भाषा दो माध्यम से बोली और लिखी, मतलब ये तो बोली जा सकती है और लिखी जा सकती है, दोनों माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। जब बोलने और लिखने में स्पष्टता ना हो, यानी अनियमितता हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो 4th ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो पहली बात तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ऑप्शन की बात करें तो यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता या प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो बहुबुद्धि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड गार्डनर, कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया, जिसके अनुसार क्या है कि जो टैलेंटेड विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, वो लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र में। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए जो नहीं में आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब नहीं वगैरह शब्द लिखे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहिए गोला बना के, ताकि वो हमें दिखे कि हाँ हमसे नहीं पूछा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा करने से हम सही वाले आंसर कराते हैं जहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी देखो, प्रतिभाशाली अगर विद्यार्थी होंगे तो वो हर क्षेत्र में कमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तीसरा है, यह केवल अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, मसलो हो गया है, ठीक है, मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक, ठीक है, अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और चौथा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ अगर हम कहें जो राइट आंसर की बात करें तो विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो यहाँ क्योंकि ऐसा क्या होता है कि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है, तो इसलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, ठीक है, व्यक्तिक विभेद में लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है हानिकारक है क्योंकि इसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अनुपयुक्त है क्योंकि यह सर्वाधिक मध्य विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और चौथा क्या है, लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनात्मक को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उनकी क्षमता में, उनकी बुद्धि में, उनकी रुचि में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या हो सके, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा कह रहे हैं ऑप्शन कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या करने के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को भी अभिप्रेरित किया जा सके। या फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट आंसर है? विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या हो सके, ताकि एक सेकेंड, 4 ऑप्शन सही है, यानी विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ठीक है, ये जो आपका आंसर है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो नहीं है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा है प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालन करना। और फोर्थ है आपका स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबद्ध नहीं है। तो देखो, प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना ये सही है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना ये भी सही है, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज वगैरह कंडक्ट कराना ये भी सही है, लेकिन ये जो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये सही नहीं। तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य 3 विकल्पों से थोड़ा हमें अलग लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अन्य आकलन या जगह अगर हम बात करें मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक और अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराती है, और जबकि क्या होता है स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना
स्वयं के द्वारा आकलन करने, अगर हम स्वयं के द्वारा आकलन कर रहे हैं यानी असेसमेंट कर रहे हैं और उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध करता है, जो क्या होगा एक तरीके से निष्पक्ष नहीं हो सकता। देखो अगर हम स्वयं से ही कोई चीज कर रहे हैं, जैसे मान लो स्वयं से ही टेस्ट दे रहे हो और स्वयं से ही कर रहे हो, तो अब जैसे बड़े हो जाते तो हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं फिर उस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ प्राइमरी की बात हो रही है तो उस हिसाब से हम सोचेंगे। तो अगर हम बात करें उनको खुद ही कर दिया जाए कि नहीं तुम खुद ही से अपने मार्क्स दे लो, तो वो अच्छे ही देंगे, तो निष्पक्ष रूप से नहीं होगा। लेकिन अदर लोग अगर आपकी कॉपी चेक करेंगे, अगर अदर लोग आपका असेसमेंट करेंगे तो वो बेटर तरीके से करेंगे। इसलिए आपका ये जो 4 ऑप्शन है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा है पिछली राज्य दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था? तीसरा है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुपयोग पकाए हुए कोई नई पाक विधि लिखिए। और चौथा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ठीक है, पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र को ठीक तरीके से क्या करता है, मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ठीक है, ये जो आंसर है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके और पढ़ाई जाने वाले विषय में आप अपनी, अरे 2 बार हो गया भाई, 2 बार हो गया इसको, ठीक है, इसको काट दीजिए एक ही बार। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। या फोर्थ है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, यानी हायर एक्सपेक्टेशन, आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो राइट आंसर है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यानी आप कॉन्फिडेंट एक्सप्रेस करें कि मतलब उनकी जो क्षमता है उन पे हमें विश्वास है कि हाँ वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं, कुछ मतलब सफलता। देखो अगर आप किसी पे विश्वास करते हो, कॉन्फिडेंट डेवलप करते हो, एक्सप्रेस करते हो कि यस हाँ तुम कर सकते हो, तुमसे हो पाएगा, तो उसको एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आपको थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसी में आपके पेरेंट्स या आपके दोस्तों में से अगर किसी से भी अगर ऐसा सुनने को मिले, अरे मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे विश्वास है, तो वो जो कॉन्फिडेंट दूसरे की तरफ से हमारे लिए होता है तो बड़ा खुशी मिलती है कि अच्छा हाँ, तब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि यस हाँ हो सकता है मैं कर लूँ। तो ये जो थोड़ा सा चीज होती है ना, एक मोटिवेशन के रूप में आपको हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन भी लाइफ में जरूरी है, थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्म विमोह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकास। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, नहीं है जहां वो ऐसे भी हम लोग गोला कर देंगे। तो यहाँ जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रॉन्ग है लेकिन हमें तो ढूंढना है, राइट।
पर अभिघातज तनाव। तो यहाँ स्ट्रेस की बात हो रही है। पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है, यानी चिंता को बिंदी हटा दो तो चिता हो जाता है, राइट। तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा चिंता से इंसान बीमार पड़ सकता है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों रूप से। तो क्या होता है कि जो पर अभिघातज तनाव होता है, ये एक तरीका का चिंता विकार होता है जो आघात के बाद विकसित होता है। तो इस तनाव में क्या होता है, व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, अक्सर दर्दनाक अवस्था तक भी पहुंच जाता है, काफी खतरनाक स्टेज तक पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इस अवस्था में। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है ये ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या संबद्ध है। ठीक है, तो सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अन्वेषण या पारस्परिक शिक्षण। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ का राइट आंसर होगा विभेदित अनुदेशन। क्या होगा, विभेदित अनुदेशन। तो यहाँ अगर हम बात करें तो विभेदित अनुदेशन के क्या होता है, बहुशिक्षण। इसमें क्या होता है कि उचित तकनीकी जो प्रोसेस होता है और जो संसाधन का सृजन होता है, उसका उपयोग और प्रबंधन के द्वारा हम क्या करते हैं, अधिगम और कार्य का प्रदर्शन में क्या करते हैं, सुधार करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब नियमित अभ्यास वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ हम 15 क्वेश्चंस लेके आए थे आप सभी लोगों के लिए। तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, फिर हम ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमारी तैयारी और मजबूत हो और प्रैक्टिस से हम और बेटर कर पाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुँच पाए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पे एक बार फिर कहूँगी, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ज़रूर इससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।